पिछले एपिसोड में बियर सीधे यूहा को मारने के लिए आ गया था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि डीटीएन उसके ऊपर अटैक करके यूहा को बचा लेता है, जिसका वजह से हम देखते हैं कि बियर डीटीएन पर थोड़ा सा गुस्सा हो गया था और फिर उसे कहना लगता है कि क्या ऐसा पॉइंट पर भी तुम अभी भी उस इंसान को बचाना चाहते हो, जबकि उसने तो हमारे लोगों को मार दिया। मगर वहीं हम देखते हैं कि यूहा को अभी भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि डीटीएन बियर के ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और फिर उससे कहना लगता है कि तुमने बार बार मुझे चैलेंज करने का ट्राई किया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने ड्रैगन किंग क्लॉ का भी यूज करने के लिए रेडी हो जाता है और फिर उससे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि बीजी और बाकी सभी इस बात से काफी परेशान हो जाते हैं, लेकिन वे भी इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसके बाद हमें पता चलता है कि ड्रैगन किंग क्लॉ को ड्रैगन गॉड के द्वारा सिखाया गया है, जिसके वजह से इसे केवल ब्लैक ड्रैगन क्लैन का सक्सेसफुल लीडर ही इनहेरिट कर सकता है, क्योंकि यह असल में एक सुप्रीमिनेट स्किल है। इसके बाद हमें पता चलता है कि इसमें ड्रैगन गॉड का ऑरा है और इसीलिए अगर इसका यूज करके अटैक कर दिया गया तो फिर इसके वजह से बॉडी और सोल दोनों ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसके बाद वहीं हम देखते हैं कि बियर की हालत काफी खराब हो गई थी, इसीलिए वो डीटीएन के सामने अपने जान की भीख मांगने लगता है और कहता है कि प्लीज इस बार मुझे माफ कर दो। वहीं हम देखते हैं कि बीजी भी इसके लिए डीटीएन से रिक्वेस्ट करने लगती है और कहने लगती है कि प्लीज आप इसके ऊपर दया दिखाओ। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि डीटीएन ने उसे थोड़ा सा इंजर्ड कर दिया था और फिर उससे कहता है कि ये लास्ट टाइम है, लेकिन इसके बाद भी अगर तुमने मेरे खिलाफ जाने के लिए कोशिश किया तो फिर तुम जिंदा नहीं बचोगे। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि बियर इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि डीटीएन इसे इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और इसीलिए वो इसे किक मारते हुए कहता है कि अगर किसी ने भी मेरे खिलाफ जाने के लिए कोशिश किया तो फिर मैं उसके सोल को प्यूरिगेटरी में जला दूंगा। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि सभी सोल भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गए थे और इसीलिए अब इसमें से कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं करता। वहीं हम देखते हैं कि खुद मास्टर सुवान भी इस बात से हैरान हो गए होते हैं और कहने लगता है कि खुद मैंने भी इसके बारे में नहीं सोचा था कि डीटीएन सच में इतना ज्यादा पावरफुल होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि डीटीएन एक्सपेरिमेंट के लिए जाइंट पॉ ब्लैक टाइगर को भेजता है, जो कि असल में यंग एज में ही बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड हो गया था और अब इसीलिए वो अपने कल्टीवेशन को नहीं बढ़ा सकता। इसके बाद वो इसे कहने लगता है कि वो अब अपने ट्वाइलाइट ईयर में है, लेकिन अभी भी इसके पास में 20,000 सालों का कल्टीवेशन है, इसीलिए अगर वो सोल स्पिरिट में ट्रांसफॉर्म हो गया तो फिर इसके वजह से उसकी लाइफ बढ़ जाएगी, जो कि इसके लिए बहुत ही अच्छा चॉइस होगा। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि यूहाओ भी इसके लिए रेडी हो गया था, इसीलिए वो इसमें कोई देरी नहीं करता और अब इस तरह से अपने रिचुअल को करना शुरू कर देता है इसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हुआबिन और ब्लैक टाइगर भी इसके लिए रेडी हो गए थे, जहां हम देखते हैं कि अब उनके बीच में कनेक्शन क्रिएट होने लगा था और फिर लास्ट में यूहाओ जैसे ही अपने पावर का यूज करता है तब इसके वजह से हम देखते हैं कि ब्लैक टाइगर मर जाता है, जिससे देखते ही सभी इस बात से काफी परेशान हो जाते हैं और वहीं बीजी भी कहने लगती है कि ये तो मर गया। वहीं हम देखते हैं कि श्रेक एकेडमी वाले भी इस बात से काफी डर गए थे, जिसका वजह से हम देखते हैं कि वे काफी परेशान होने लगते हैं और इनको ऐसा लगता है कि एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। मगर तभी हम देखते हैं कि हुआबिन अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो ब्लैक टाइगर को भी बाहर निकाल लेता है, जिन्होंने की अपने पावर का यूज करके इसे दिखाना शुरू कर दिया था। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि सभी इस बात से काफी हैरान हो गए थे और कहने लगता है कि ये तो सच में सक्सेसफुल हो गया और ये तो सोल स्पिरिट है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि सभी इस बात से काफी खुश हो गए थे, क्योंकि किसी ने भी इसके बारे में ऐसा उम्मीद नहीं किया था, जबकि यूहाओ ऐसा करने में सच में कामयाब हो गया। वहीं हम देखते हैं कि डीटीएन भी इस बात से हैरान हो गया था, इसीलिए वो भी इसके लिए यूहाओ की तारीफ करने लगता है और कहने लगता है कि तुमने तो हिस्ट्री क्रिएट कर दिया। जिसके बाद यूहाओ भी उससे कहता है कि मैं मिशन में फेल नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो फिर से इसे कंटिन्यू करने के लिए रेडी हो गया था और अब इसीलिए वो पूछता है कि इसके बाद कौन आएगा। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि सभी इसके लिए पूरी तरह से रेडी होते हैं, क्योंकि अब किसी को भी इसके बारे में डर नहीं था, इसीलिए वे सभी यूहाओ से कहने लगते हैं कि हमें चूज करो। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि यूहाओ भी इसके लिए रेडी हो गया था, इसीलिए वो इसे इसी तरह से कंटिन्यू करता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि अब इसका सक्सेस रेट 90% से आगे चला गया है। अब इसीलिए वो कहने लगता है कि अगर सोल मास्टर और सोल विश का 91 पेयर ने इसे कंप्लीट कर लिया तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये सोल स्पिरिट पाथ को प्रूव करने के लिए काफी होगा। इसके अलावा इतने सारे एक्सपेरिमेंट में कुछ ऐसे चीजों का भी पता चला है जिसके बारे में पहले मैं नहीं जानता था। फिर वो कहने लगता है कि जब 1000 और 10,000 साल वाले सोल भी सोल स्पिरिट बनते हैं तब इस बात का बहुत ज्यादा चांस होता है कि वे 2 सोलिंग दे सकते हैं, जिसका वजह से ऐसा लगता है कि सोलिंग के डिमांड को बहुत ज्यादा कम कर देगा, जो कि सोल मास्टर के कल्टीवेशन में जरूरी होता है। लेकिन फिर वो कहने लगता है कि इसमें केवल यही एक अफसोस है, क्योंकि अगर कोई मेरे जैसे मेंटल सिस्टम वाला सोल मास्टर हुआ तो फिर अगर वो 10,000 साल वाले सोल स्पिरिट के साथ में मर्ज हो गया तो फिर दूसरी बार मर्ज हो पाना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए जब सोल रिचुअल को परफॉर्म किया जाने वाला हो तो फिर दोनों पार्टी को बहुत ही केयरफुल होकर अपने पार्टनर को चूज करना होगा। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि डीटीएन
इनको इसके बारे में कोई ज्यादा चिंता नहीं होती, इसीलिए वो इससे कहने लगता है कि वैसे तो इसमें बहुत सारे एडवांटेज हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि अगर तुम्हारा द्वारा कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया गया और अगर ये खुद सोल मास्टर के द्वारा परफॉर्म किया गया, जिसके बाद वही हम देखते हैं कि बाकी सभी भी इसके बारे में चिंता करने लगते हैं। जिस पर यूहाओ कहता है कि अगर मैं खुद अकेले के बारे में बात करूं तो फिर मैं तो सच में सभी सोल मास्टर और सभी सोल बीज का नीड पूरा नहीं कर पाऊंगा, और इसके अलावा मुझे तो अपने कल्टीवेशन पर भी ध्यान देना है। लेकिन इसके बाद वो इनसे कहने लगता है कि फिर भी इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल मैं ही सीक्रेट मेथड को यूज कर सकता हूँ, बल्कि असल में इसे सीख कर मास्टर भी किया जा सकता है। इसीलिए मैंने इसके लिए कुछ मेंटल सिस्टम वाले सोल मास्टर को चूज करने का प्लान किया है, और फिर इस तरह से मैं सीक्रेट मेथड को पास करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर बुशी पूरी तरह से हैरान हो गया था और फिर कहता है कि क्या सच में तुम इस सीक्रेट मेथड को पास करना चाहते हो? तब इस पर यूहाओ से कहता है कि हाँ, क्योंकि ये तो सभी के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके बाद वो इनसे कहने लगता है कि खुद मेरे टीचर का भी यही विश था जिन्होंने कि सोल स्पिरिट सीक्रेट मेथड को क्रिएट किया है। तब इस पर बुशी कहता है कि तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड और कैपेसिटी तो मेरे सोच से भी बहुत ज्यादा है। जिस पर यूहाओ से कहता है कि इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बिना रूल्स के कोई भी इस बार नहीं होगा। इसीलिए वो इनसे कहने लगता है कि हमारा ओरिजिनल इंटेंशन सोल मास्टर का पावर को बढ़ाना नहीं था, बल्कि ये तो असल में सोल बीज के किलिंग को कम करने के लिए है, ताकि इस तरह से इंसानों और सोल बीज के बीच में शांति बनी रहे। इसके बाद वो इनसे कहने लगता है कि चाहे इंसान हो या सोल बीस्ट, लेकिन असल में हम सभी तो इसी कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, जिसकी वजह से यहाँ पर बैलेंस बने रहना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए अगर हमने बहुत ज्यादा सोल बीज को मार दिया तो फिर असल में फ्यूचर में हम खुद ही खत्म हो जाएंगे। इसके बाद वो इनसे कहता है कि हर कोई इसके बारे में अच्छे से याद रखना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कभी भी हमारा ओरिजिनल इंटेंशन बदल जाए। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि अगर हमें सोल स्पिरिट फ्यूजन को कंट्रोल में रखना है तो फिर इसके लिए हमें एक डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश करना होगा। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि बुशी इस बात से हैरान हो गया था और फिर इससे पूछता है कि किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन। तब इस पर यूहाओ कहता है कि सोल मास्टर और सोल बीज के बीच में शांति बनाए रखने के लिए होगा, ताकि रेगुलरली सोल स्पिरिट फ्यूजन को परफॉर्म किया जा सके और इस तरह से सोल मास्टर और सोल बीज के बीच के कॉन्ट्रैक्ट को सुपरवाइज किया जा सके। इसी के साथ वो इनसे कहता है कि इसमें केवल मेंटल सिस्टम वाले सोल मास्टर ही रहेंगे जिनको की कॉन्ट्रैक्ट यूज करने के बारे में सिखाया जाएगा, और अगर उन्होंने एक बार इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया तो फिर वे कभी भी इसे नहीं छोड़ पाएंगे। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो इसमें ज्वाइन करने के लिए सोल बीज को भी इन्वाइट करता है, ताकि इस तरह से सुपरविजन की जिम्मेदारी को अच्छे से निभाया जा सके, क्योंकि यूहाओ को लगता है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो फिर इसे सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि डीटीएन इस बात से इस पर काफी खुश हो गया था और अब इसीलिए वो इसे कहने लगता है कि सच में तुम इंपीरियल बीज के फॉर्चून को इनहेरिट करने के लिए बेस्ट हो, और अब इसीलिए वो इसे कहता है कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए रिप्रेजेंटेटिव को भेज दूंगा। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर बुशी भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और फिर उसे कहता है कि हाँ, मैं भी इसे सपोर्ट करता हूँ। इसके बाद वही हम देखते हैं कि मास्टर स्वान भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी होते हैं और कहते हैं किस तरह किसे लीड करने के लिए रेडी है। तब इसके बारे में सुनकर सभी काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी मास्टर स्वान यूहाओ से पूछने लगता है कि आखिरकार इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या होगा। जिस पर यूहाओ कहता है कि इसका पर्पस इंसानों और सोल बीज के बीच में शांति रखने के लिए है, इसीलिए इसका नाम स्पिरिट पगोड़ा होगा। इसके बाद वो इनसे कहता है कि श्रेक एकेडमी और स्टारड्यू फॉरेस्ट के बीच रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी ने इसके लिए एक साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि वे केवल 1 महीने में स्पिरिट पगोड़ा को स्टेब्लिश कर देते हैं। इसके बाद वो कहने लगता है कि स्पिरिट पगोड़ा के द्वारा जो भी मेंटल सिस्टम वाले सोल मास्टर प्रोड्यूस होंगे उनको स्पिरिट गाइड के नाम से जाना जाएगा, जो कि बिल्कुल एक नए प्रोफेशन के रूप में क्लासीफाई होंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि डाब्लू कॉन्टिनेंट के तीनों एम्पायर ने अपने अपने लोगों को यहाँ भेज दिया था, जबकि वहीं हम देखते हैं कि डीटीआर ने अपने तरफ से 5 फियर स्पिरिट्स को भेज दिया था, जो कि अब स्पिरिट पगोड़ा के असेंबली हॉल के काउंसिल मेंबर बन जाते हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि मास्टर स्वान को इसका फर्स्ट पगोड़ा मास्टर बना दिया गया था, जबकि खुद यूहाओ इसका ऑनरेरी पगोड़ा मास्टर होता है। इसके बाद अगले सीन में हम 3 महीने के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर यूहाओ से मिलने के लिए डीटीआर आता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि अब यूहाओ यहाँ से जाने वाला है और इसीलिए डीटीआर इससे पूछता है कि क्या तुम जा रहे हो। तब इस पर यूहाओ से कहता है कि फर्स्ट स्पिरिट पगोड़ा तो कंप्लीट हो गया, जिसके पहले बैच में 42 स्पिरिट गाइड्स हैं, जो कि अब खुद सोल स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर डीटीआर थोड़ा सा नाराज होने लगा था, इसीलिए वो इसे कहने लगता है कि आखिरकार हमारे स्टारड्यू फॉरेस्ट में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी तो लाइफ फोर्स से भरी हुई है, जो कि मुझे लगता है कि तुम जैसे सोल मास्टर को कल्टीवेट करने के लिए सबसे सुटेबल है। इसके अलावा जब तक तुम चाहो लाइफ वाटर में कल्टीवेट कर सकते हो, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हारा फ्यूचर लिमिटलेस होगा। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि यूहाओ यहाँ रुकने वाला नहीं होता, इसीलिए वो इससे कहने लगता है कि तुम्हें भी इसके बारे में समझना चाहिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ से जाना चाहता तो फिर तुम भी मुझे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। मगर वहीं हम देखते हैं कि डीटीआर अब इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलते
होता। जिसके बाद युहा उसे कहने लगता है कि अगर मेरे कल्टीवेशन स्पीड के बारे में बात किया जाए तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं 30 सालों में सुपर डब्ल्यू लेवल में पहुंच जाऊंगा, जिसके बाद तुम ही मुझे यहाँ से जाने से रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाओगे। और वैसे तो मेरे पास में डेस्टिनी वाली भी पावर है, जिसके वजह से मुझे लगता है कि तुम मुझे मार भी नहीं सकते। इसके बाद वो इससे कहना लगता है कि अगर कैद करने के बारे में भी बात किया जाए तो भी मुझे लगता है कि तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसके वजह से फिर से इंसानों और सोलबिस के बीच का शांति खत्म हो जाएगा, जिसके वजह से तुम्हारे लिए फिर से बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि डीटीएन सच में इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोल पाता और फिर उससे कहने लगता है कि मैंने अपने पूरे लाइफ में तुम जैसा स्टेट ऑफ माइंड नहीं देखा, इसीलिए मेरा तुमसे केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि जैसे ही तुम्हारा सारे मैटर्स खत्म हो जाए तो फिर तुम वापस जरूर आओगे और फिर उसके बाद या तो तुम श्रेक एकेडमी में रह सकते हो, नहीं तो स्पीड पकड़ा या फिर स्टारडू फॉरेस्ट में। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि आखिरकार युहा भी इसके लिए मान गया था और अब इसीलिए वो इससे कहता है कि हाँ मैं इसके लिए प्रॉमिस करता हूँ। मगर तभी हम देखते हैं कि वो इसे अपने रिवर्स स्केल भी दे देता है और इससे कहता है कि तुम इसे पहन लो, जो कि मुसीबत आने पर तुम्हें बचाएगा। मगर तभी हम देखते हैं कि टियानमेंग और बिंग उसे ऐसा करने से रोकने लगते हैं और उसे कहने लगता है कि ड्रैगन के पास में एक रिवर्स स्केल होता है जो कि असल में हर 1 लाख साल में हेवनली पनिशमेंट का सामना करने पर सेट होता है, जिसके वजह से इसमें उसका सबसे इसेंशियल पावर होता है और ये तो असल में हेवनली पनिशमेंट पावर के ट्रेस को भी कैरी करता है, जो कि डिवाइन रिल्म से तुम्हारे कनेक्शन को ब्लॉक कर देगा और इसीलिए अगर तुमने इसे ले लिया तो तुम गॉडहुड को भी नहीं ले सकते। तभी बिंग भी कहने लगती है कि अगर तुमने एक बार इसे पहन लिया तो फिर जब तक तुम मर नहीं जाते तब तक इसे निकाल पाना इम्पॉसिबल है। इसके बाद वो कहने लगता है कि केवल डीटीएन से कल्टीवेशन में आगे जाकर ही तुम इसके रिवर्स स्केल के सील को ब्रेक कर पाओगे। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि युहा को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो इसे पहन लेता है। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि टियानमेंग और बिंग इस बात से काफी परेशान हो गए थे, मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि युहा इतना आसानी से मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो इनसे कहता है कि मैं तुमसे इसके लिए प्रॉमिस करता हूँ, मैं अपने एबिलिटी को पूरे ताकत से कल्टीवेट करने के लिए, इसी के साथ डीटीएन से पावर की बराबरी करने के लिए और इसी के साथ साथ ब्लैक ड्रैगन के रिवर्स स्केल को हटाने के लिए मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि युहा यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गया था, इसीलिए वो इनसे कहता है कि हम फिर बाद में मिलेंगे और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो यहाँ से निकल गया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेई काइतो को सारे प्लान के बारे में बता रहा था और उससे कह रहा था कि इसी के अनुसार आगे बढ़ो, मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि युहा इनसे मिलने के लिए आ गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों भी इस बात से काफी खुश हो जाते हैं और वे तुरंत आकर इसे गले से लगाते हैं। इसके बाद युहा बेई से कहता है कि सबसे पहले आप टैंकसेट के मैटर को सॉल्व कर लो और फिर उसके बाद आप मुझसे मिलने के लिए आ जाना। जिसके बाद हम देखते हैं कि बेई इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और वहीं काइतो भी काफी खुश होता है, लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो सारी जिम्मेदारी काइतो को दे देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो युहा के साथ यहाँ से निकल गया था और इनसे कहता है कि मैं जल्दी ही वापस आने के लिए कोशिश करूंगा। वहीं उधर बेई युहा से कहता है कि पिछली बार तुम यहाँ कैसे आए थे, क्योंकि यह जगह तो सच में बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। तब इस पर युहा उसे कहता है कि एक्सट्रीम आइस यहाँ के सारे पॉइजन के लिए कमजोरी है, जिसके वजह से आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत अपना आइस प्रोटेक्शन का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है और अब इस तरह से वे बहुत ही आसानी से अंदर चले गए थे। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि वे यहाँ के नजारे से पूरी तरह से हैरान हो गया था और फिर कहने लगता है कि यहाँ पर तो आइस और फायर एक साथ में है और इसीलिए यह जगह तो सच में ट्रेजर है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत उस हर्ब के सामने आता है, जो इसे देख कहने लगती है कि तुम तो फिर यहाँ आ गए और अब इसीलिए वो इससे पूछती है कि तुम इस बार यहाँ पर क्या करने आए हो। तब इस पर युहा उसे कहता है कि तुमने उस पर कहा था कि अगर मैंने टैंकसेट के टेस्ट को पास कर लिया तो फिर मैं यहाँ से सातों तरह के इमोर्टल हब को लेकर जा सकता हूँ। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि वो इस बात के लिए थोड़ा सा पछताने लगती है और कहने लगती है मुझे पता था कि ये दिन एक न एक दिन जरूर आएगा। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार वो भी इसके लिए मान जाती है और फिर इससे पूछती है कि बताओ तुम किसे लेना चाहते हो। लेकिन इसके बाद वो इससे कहती है कि अगर खुद इमोर्टल हब नहीं चाहता तो फिर मैं भी इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकती। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि युहा को पहले से इसके बारे में पता होता है और फिर वो बेई से कहता है कि सीनियर ब्रदर बताओ। तब इस पर बेई कहने लगता है कि मेरा प्यार किसी वजह से इविल सोल मास्टर बन गया है, इसीलिए लव गॉड ने बताया था कि उसे बचाने के लिए 2 इमोर्टल हर्ब हैं, जिनमें से एक तो तुम खुद हो और मैं दूसरे के बारे में चाहता हूँ कि तुम इसमें मेरा हेल्प करो। जिसके बाद वो इससे कहती है मुझे पता है कि तुम किसे खोज रहे हो। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में भी जरूर बताना।